हेलो दोस्तों, आज हम वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे, भूमंडलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। वैश्वीकरण क्या है, भूमंडली इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण जो है वह सबसे पहले वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है, सबसे पहले वैश्वीकरण का अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है कि पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में देखना। जो पूरा विश्व है या पूरा संसार है उसको एक जगह एक बाजार के रूप में देखना ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवाह, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना। प्रवाह क्या होता है? प्रवाह, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवाह, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना। वैश्वीकरण की शुरुआत सर्वप्रथम 1991 में हुई थी। भारत में जब वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पीवी नरसिंह राव। कौन थे? पीवी नरसिंह राव। 1991 में जब वैश्वीकरण भारत में आया था, वैश्वीकरण का मतलब होता है कि पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में देखना। इसमें क्या होता है कि विश्व की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, जो बड़ी बड़ी उद्योग होते हैं, वो सब एक जगह एक बाजार के रूप में काम करते हैं। जैसे कि इसमें ये वैश्वीकरण में ऐसा होता है कि किसी के ऊपर कोई बंधन नहीं होता है, किसी के ऊपर कोई बंधन नहीं होता है। कोई भी देश कहाँ पर भी जाकर अपना सामान बेच सकता है, ला सकता है, रख सकता है। पहले क्या होता था, 1991 से पहले जब वैश्वीकरण नहीं था भारत में, तो उस समय यूँ होता था कि कोई भी अपना सामान उस जगह बेच तो सकता है, पर उसके लिए अधिक टैक्स देना पड़ता था। लोग टैक्स दे नहीं पाते थे, जिस कारण से सामान, भाई एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति सामान बेच नहीं सकता तो सामान की कीमत बढ़ेगी। तो सामान की कीमत बढ़ने के कारण लोग सामान नहीं बेच पाते थे, उस कारण से सामान महंगा होता था। पर जब 1991 के बाद में सरकार ने हर नियमों को थोड़ा हल्का कर दिया, थोड़ा कमजोर कर दिया कि भाई अब हर कोई देश, हर कोई राष्ट्र व्यापार कर सकता है और कहीं पर भी जाके कर सकता है, और ज़्यादा उसके ऊपर कोई बंधन नहीं रहेगा। जैसे कि पहले क्या कि लाइसेंस टैक्स ये रहेंगे, पर इतना नहीं रहेगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको टैक्स और लाइसेंस की जरूरत है, छोटे धंधों वालों को कोई जरूरत नहीं। तो इस कारण से 1991 में पीवी नरसिंह राव जो कांग्रेस के थे, उन्होंने वैश्वीकरण की शुरुआत की। वैश्वीकरण में अनेक देशों ने भाग लिए। क्या किया? अनेक देशों ने भाग लिए, जिससे काफी चीजें जो थी वो सस्ती हो गई। भाई वैश्वीकरण पूरे देश, वहां पर ये होने लगा कि भाई एक दुकान थी उस जगह पर 10 दुकान हो गई। तो 10 दुकान, तो अब वो एक दुकान वाला था वो तो उसके हिसाब से सामान देता था, पर वहाँ 10 दुकान होने के कारण सामानों की जो मूल्य की जो वृद्धि थी वो गिर गई, सामानों के मूल्य में कमी हो गई। और जो वैश्वीकरण है इसके दो पहलू है। इससे हमेशा इसका वैश्वीकरण से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा इससे लाभ भी होता है। कभी कभी इससे नकारात्मक परिणाम, हानि भी हो जाती है। वैश्वीकरण से कभी लाभ भी होता है और कभी हानि भी हो जाती है। संचार के क्षेत्र में क्रांति लाने के साधन जो है संचार, यानी कि संचार का मतलब होता है सूचना के क्षेत्र में। संचार का मतलब होता है सूचना के क्षेत्र में क्रांति करने हेतु या क्रांति लाने हेतु वैश्वीकरण में बहुत सारे उपाय किए गए। मोबाइल का आविष्कार हो गया, इंटरनेट का आविष्कार हो गया, टेलीफोन का आविष्कार हो गया। इस तरह नए आविष्कार का उल्लेख भी इसमें देखने को मिलता है। वैश्वीकरण के जो परिणाम स्वरूप, वैश्वीकरण जो है उसका परिणाम स्वरूप राज्य की शक्ति में अभिवृद्धि हुई। क्या हुई? अभिवृद्धि हुई, होते हुए चलती जा रही थी। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव को आर्थिक वैश्वीकरण की संज्ञा से जाना जाता है। किससे? आर्थिक प्रभाव को आर्थिक वैश्वीकरण की संज्ञा से जाना जाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वैश्वीकरण से पूरे विश्व को फायदा हुआ। देखा जाए तो हुआ है। भारत के लोग अमेरिका में जाकर सामान बेच सकते हैं, अमेरिका के लोग भारत में आके सामान बेच सकते हैं, तो इससे फायदा तो हुआ। हालांकि वैश्वीकरण के कारण विश्व के अलग अलग भागों में क्या हुआ? हालांकि वैश्वीकरण के कारण विश्व के अलग अलग भागों में सरकार ने एक नई आर्थिक नीति अपनाई, परंतु विश्व में विभिन्न हिस्सों में इसके अलग अलग परिणाम निकले। भाई हर लोगों ने अलग अलग नीति अपनाई तो हर जगह अलग अलग परिणाम निकले। आगे चलते हुए वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को एक बंधन में बांध दिया कि हम सब रिश्तेदार हैं, ऐसा कर दिया। फिर आगे चले तो वैश्वीकरण से सांस्कृतिक प्रभाव। भाई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जब पास आकर कोई व्यक्ति आप सामान बेचता है तो उनमें संस्कृति का भी पक्ष होगा कि भाई उनकी संस्कृति कैसी है, हमारी संस्कृति कैसी है। तो संस्कृति जो थी उनका मिलन हुआ।
एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में मिलन हुआ तो एक नई संस्कृति को भी जन्म दिया वैश्वीकरण ने, ऐसा हम कह सकते हैं। दो कंपनियां हैं, एक अमेरिका की है, एक कनाडा की है, एक भारत की है, एक ब्रिटेन की है। जब ये चारों कंपनियां एक जगह मिलकर व्यापार करेगी तो चारों की संस्कृतियां भी आएगी, वहाँ पे लोग भी आएंगे, तो चारों की संस्कृतियां जब आपस में मिली तो एक नई संस्कृति का जन्म भी वैश्वीकरण के कारण हुआ। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को दो पहलुओं में बांटा गया है। जो वैश्वीकरण है इसके सांस्कृतिक प्रभाव को दो पहलुओं में बांटा गया है। एक सांस्कृतिक समरूपता, क्या होता है, एक समरूपता, संस्कृति जो होती है समरूपता, यानी कि ऐसी संस्कृति जिसमें सबकी समानता हो, आमने सामने देखा जा सकता है, आईने की तरह संस्कृति हो। एक तो होती है सांस्कृतिक समरूपता और एक सांस्कृतिक विभिन्नीकरण। क्या होता है, समरूपता मतलब समान और विभिन्नीकरण यानी कि अलग अलग। एक वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव जो पहलू जो है वो दो प्रकार के, एक तो सांस्कृतिक समरूपता और एक सांस्कृतिक भिन्नता बोल सकते हैं। एक में संस्कृति आपस में मिलती है और दूसरे में संस्कृति आपस में कहीं दूर दूर तक मिलने का कोई काम ही नहीं है। भारत में 1991 में क्या है, भारत में 1991 में वित्तीय संकट का सामना कर रहा था। वित्तीय संकट यानी कि भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो 1991 में काफी खराब हो गई थी, तो वो 1991 में वित्तीय संकट का सामना कर रहा था। उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने हेतु आर्थिक संसाधनों को या की प्रक्रिया शुरू हुई थी। फिर अधिक संसाधन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। वैश्वीकरण के विरोध में वैश्विक मंच वर्ल्ड सोशल फोरम गठित किया गया। वैश्वीकरण के विरोध में एक फोरम, एक कंपनी या एक उद्योग जो शुरू किया गया, एक मंच जो स्थापित किया गया, उसका नाम था वर्ल्ड सोशल मंच। क्या नाम था, वर्ल्ड सोशल फोरम मंच, जिसमें मानवाधिकार कर्तव्य परिपालिका, युवा, महिला, इन सब व्यक्तियों ने मानवाधिकार में महिला, मानवाधिकार, पुरुष सभी ने भाग लिया और इस कारण से वैश्वीकरण को एक आगे जाने का मौका मिला। अब हम सोचेंगे कि वैश्वीकरण में किन किन कामों को शामिल किया जाता है। तो वैश्वीकरण सिर्फ एक आर्थिक परिघटना है। कैसी है ये, केवल पैसा से या अर्थ से लेने देने की एक परिघटना है। इसमें ज्यादातर घटना किसकी घटती है, पैसे की। वैश्वीकरण एक आर्थिक परिघटना है। कैसी है, वैश्वीकरण एक आर्थिक परिघटना है जिसमें पैसों का ज्यादा लेना देना होता है। एक देश दूसरे देश से व्यापार करेगा तो भाई वो अपने करेंसी को बढ़ाने के लिए करेगा। और एक और है, वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। आपको भी पता है, मेरे को पता है, मैंने बताया 1991 में, जब भारत में, विश्व में इसकी शुरुआत 1991 में हुई और भारत में भी 1991 में हुई। जब भारत में 1991 में इसकी शुरुआत हुई उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पीवी नरसिंह राव, वो कांग्रेस पार्टी से थे। और उस समय भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी, खत्म हो रही थी, कमजोर थी। तो उसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एक नया तरीका सोचा या एक नया विचार रखा कि भाई हम क्यों ना वैश्वीकरण को अपनाएं। तो वैश्वीकरण के जरिए भारत में 3 नीति आई। एक आई वैश्वीकरण तो जो थी सरी, एक निजीकरण आ गया, एक उदारीकरण आ गया, और एक निजीकरण, उदारीकरण और एक वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के नाम से भी वैश्वीकरण को जाना जाता है। निजीकरण में हर चीजों को प्राइवेट कर दिया गया, जो थी सरकारी चीज, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, हर चीजों को प्राइवेट कर दिया गया निजीकरण में। उदारीकरण में मतलब थोड़ी लचीलापन कर दिया, भाई नहीं है तो चलेगा, लचीलापन कर दिया उदारीकरण में। इसी प्रकार वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण का समान है। क्या कहा है उन्होंने कि वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण, वैश्वीकरण का होता है कि विश्व एक और पश्चिमीकरण के पश्चिम के सभी देश भी एक, ये दोनों समान है। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है। वैश्वीकरण देशों के और समाजों पर विशेष प्रभाव का विषय रखता है। क्या रखता है, वैश्वीकरण देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विशेष रहता है। कहने का अर्थ उनका यूं है कि वैश्वीकरण से पूरे देश पर प्रभाव पड़ता है, सभी देशों और समाज पर। इसी के साथ में वैश्वीकरण विश्व को एक बाजार दिया गया है, या किसके मन में आई थी इसके बारे में जानने का आपको